हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सोद। पेपर वन में आज हम टाइप्स ऑफ रिसर्च के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। इस सेशन में मैं आपको हर एक क्वेश्चन के इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन के साथ कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी, ताकि आप सभी स्टूडेंट्स एग्जाम में इजीली करेक्ट आंसर्स को आइडेंटिफाई कर सकें। इससे पहले इस वीडियो के पार्ट वन में हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च के कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको ज़रूर देख लीजिए। पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स मैं लेकर आई हूँ, जहां पर एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल एंड लेटेस्ट क्वेश्चंस के पैटर्न के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन से पहले 100% आपका सिलेबस डेली लाइव लेक्चर्स के साथ कवर करवाने की श्योरिटी दी जाती है। आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोस भी होंगे, जहां पर आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया मिलता रहे कि कौन से टॉपिक में से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मॉक टेस्ट अवेलेबल है, जिसमें गारंटेड एज इट इज क्वेश्चंस आएंगे एंड आपके फाइनल रिवीजन के लिए सभी स्टेट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिसमें से एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। इसके लिए एक न्यू बैच भी हम लॉन्च कर रहे हैं मंडे से, तो आप सभी स्टूडेंट्स जल्दी से इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए आपको गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करना है, या फिर फ्री वीडियोस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में कोर्स का नाम लिखना है। इसके ओवरव्यू के बाद आप सभी कंटेंट पर क्लिक करोगे तो फ्री वीडियोस अवेलेबल है, जिनसे आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि हम कैसे पढ़ाते हैं। डिटेल्ड कोर्स आपको मिल जाएगा, जहां पर हर एक यूनिट के सेपरेट फोल्डर्स हैं, जिससे आपको ये हेल्प हो जाएगी कि आप चाहो तो किसी भी यूनिट से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। दोनों लैंग्वेजेस में आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बेस्ट प्रिपरेशन प्लान है। इसके अलावा बाहर से आपको कुछ भी कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आंसर्स, वीडियो लेक्चर्स और ट्रिक्स के साथ यहाँ पर हर एक चीज आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रिसर्च एनकरेजेस पार्टिसिपेंट्स पर्सपेक्टिव। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा रिसर्च का प्रकार होता है जो कि शोध में जो भी प्रतिभागी होते हैं, जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनके दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने में मदद करता है, उनके दृष्टिकोण को अच्छे से समझने में मदद करता है। ऑप्शंस है हमारे पास, हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एथनोग्राफिक मेथड। सो देखो यहाँ पर हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है? ऐतिहासिक शोध, यानी कि जो चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं। अब जो चीजें हिस्ट्री बन चुकी हैं, जिन चीजों में अभी हम कोई बदलाव नहीं ला सकते, या जो इंसान हमारे सामने अभी है ही नहीं, जो हिस्ट्री बन चुका है, उनके बारे में कुछ भी पढ़ लें, क्या उनके जो प्रतिभागी हैं उनके दृष्टिकोण को हमारा प्रोत्साहित करने का कोई मतलब बनता है? नहीं बनता है, क्योंकि वो लोग अभी है ही नहीं, वो हिस्ट्री बन चुके हैं। तो ये तो गलत ऑप्शन है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हमेशा एक्सपेरिमेंट करता है, जिस चीज के बारे में हमें पता नहीं होता उसमें कुछ नया प्रयोग करके नया ढूंढने की कोशिश करता है। तो ये भी गलत ऑप्शन है इसमें, क्योंकि प्रतिभागियों को किसी भी तरीके से, उनके दृष्टिकोण को किसी भी तरीके से प्रोत्साहित करने का कॉन्सेप्ट नहीं होता। जैसे साइंस लैब में एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो उनके दृष्टिकोण से रिलेटेड यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं रहता। अगला ऑप्शन है एथनोग्राफिक मेथड, यानी कि निर्वंश विज्ञान विधि। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि देखो एथनोग्राफिक मेथड मैंने आपको बताया था, ये क्या करता है, किसी भी ग्रुप, किसी भी कम्युनिटी या फिर किसी भी कल्चर के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों के बिहेवियर को समझने में मदद करता है। उन लोगों का आपस में कैसे बातचीत है, उन लोगों की एक दूसरे के साथ सोशल इंटरेक्शन कैसी है, ये सब कुछ जानने में एथनोग्राफिक रिसर्च मदद करता है, जिससे कि पार्टिसिपेंट के दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जाता है, उनको प्रोत्साहित किया जा सकता है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, क्वांटिटेटिव रिसर्च इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट। सो हमने पढ़ा था मात्रात्मक अनुसंधान क्या होता है? एथनोग्राफिक होता है, ये इसका टाइप तो होता है, लेकिन और ऑप्शंस भी देख लेते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच, ये भी नहीं होगा, क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड होता है आपके पास क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च अनस्ट्रक्चर्ड होता है। डिस्क्रिप्टिव अप्रोच क्वांटिटेटिव हमें क्या करता है, क्वांटिटी में रिजल्ट बताता है, कि ग्राफिकल फॉर्मेट में रिजल्ट बताता है, तो ये डिस्क्रिप्शन के अंदर तो नहीं आता। एंड लास्ट ऑप्शन है स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, यानी कि संरचित दृष्टिकोण। तो एक चीज को हमेशा ध्यान रखिए, जो क्वांटिटेटिव होता है,
ठीक है, क्वांटिटेटिव रिसर्च का एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था, हम सर्वे करवाते हैं, हम पोल्स करवाते हैं, हम क्वेश्चनियर्स करवाते हैं। ये सब चीजें क्या होती है, एक प्रॉपर प्लान करके ही करवाई जाती है। अब ऐसा तो नहीं है आपको किसी चीज पे सर्वे करने का मन किया, आप उठे और पब्लिक के पास चले गए, ऐसे कभी सर्वे नहीं होगा। सर्वे के लिए आपके पास एक प्रॉपर प्रॉब्लम होनी चाहिए, एक ऑडियंस आपको पता होना चाहिए। हमने डिस्कस किया था कि एक ऑडियंस क्या होती है, टारगेट ऑडियंस क्या होती है, कि जो हमारा सवाल है वो किस एज ग्रुप के लोगों से हम पूछेंगे, ये पता होना चाहिए। तो इसीलिए क्वांटिटेटिव रिसर्च अगर आपको पता है कि सर्वे, पोल्स और क्वेश्चनियर होता है, तो आप अच्छे से आंसर दे पाओगे कि ये हमेशा एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होता है, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ इसको किया जाता है। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, द रिसर्च कंडक्टेड आफ्टर द केयरफुल इंक्वायरी इज नोन एज। मैंने आपको बताया था कल ही कि एक फैक्ट है, एक इंसिडेंट है, इंसिडेंट हो गया, उसके बाद हमें पता चला, फिर हमें जानना है कि भाई ये इंसिडेंट क्यों हुआ था, इसके पीछे क्या कारण था। तो ऐसे में कौन सा रिसर्च यूज होता है, ऐसे में यूज कौन सा करते हैं, अप्लाइड, एक्शन, बोथ अप्लाइड एंड एक्शन, या फिर फंडामेंटल। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर वन, दैट इज अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, अच्छे से, बहुत अच्छे से हमने किसी चीज की इंक्वायरी कर ली, बहुत अच्छे से हमने उस चीज को समझ लिया, उसके बाद उस नॉलेज को अप्लाई करना, दैट इज कॉल्ड अप्लाइड रिसर्च। अगला है, अ रिसर्चर अटेम्प्ट्स टू इवैल्यूएट द इफेक्ट ऑफ मेथड ऑफ फीडिंग ऑन एंजाइटी प्रोननेस ऑफ चिल्ड्रन। इसमें कौन सा रिसर्च का मेथड यूज होगा। अब देखो, इस क्वेश्चन को नहीं समझ आया, थोड़ा सा लेंदी स्टेटमेंट है, आपको क्या समझना है। इन्होंने बोला है कि एंजाइटी प्रोननेस वाले जो बच्चे होते हैं, ठीक है, चिंता प्रवणता टाइप के जो बच्चे होते हैं, उनको कुछ अच्छे से खाना पीना खिलाया, उनको खुश रखा, अच्छे से 1 मंथ मान लीजिए ये चीज, ट्रीटमेंट उनको करवाया गया, उसके बाद उसका क्या इफेक्ट पड़ा उन बच्चों पे, क्या वो सही हुए या नहीं हुए, इसको जानने के लिए कौन सा रिसर्च इस्तेमाल किया जाएगा, ये पूछा है। ऑप्शंस है केस स्टडी, एक्सपेरिमेंटल, एक्सपोस्ट फैक्टो, या फिर सर्वे मेथड। सो करेक्ट आंसर है एक्सपोस्ट फैक्टो, क्योंकि इंसिडेंट हो चुका था, बच्चे एंजाइटी प्रोननेस से पहले से जूझ रहे थे, अब उनको ठीक करने के लिए एक ट्रीटमेंट लिया था, वो जानना है हमें कि असर वो किया या नहीं किया, उस पे जो रिसर्च होगी, दैट इज एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च मेथड। Which of the following research methodologies is most closely associated with the positivist philosophical framework? ठीक है, इसमें कहा है कौन सी शोध पद्धति प्रत्यक्षवादी दार्शनिक ढांचे से सबसे अधिक निकटता से जुड़ी हुई है। सबसे अधिक निकटता से जुड़ी हुई होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, यानी कि प्रायोगिक अनुसंधान। अगला सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है, टाइप्स ऑफ रिसर्च और उसके इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स। देखो, अप्लाइड, बेसिक, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, बहुत बार हमने डिस्कस की हैं चीजें, तो देखते हैं। सबसे पहला है बेसिक, इसी से आपको मिल जाएगा। एक्सप्लोरेशन, डिस्क्रिप्शन, किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करना, उसको डिस्क्राइब करना। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट क्या है, उस पर फोकस रखना। अपने सिर्फ नॉलेज को बढ़ाना। टू फाइंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, रोज की, जो रोजमर्रा की जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन को ढूंढना। ठीक है, सो यहाँ पर देखो, अच्छे से पढ़ो, आप लोगों को आसानी से इसका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। क्या होगा इसमें, देखो, बेसिक रिसर्च से हम लोग देखते हैं। बेसिक रिसर्च ये बताता है नॉलेज को कंट्रीब्यूट, नॉलेज में कंट्रीब्यूशन करना, यानी कि नॉलेज को बढ़ाना। ठीक है, ये आ गया बी का थर्ड ऑप्शन। बी के थर्ड ऑप्शन से आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, जिसमें कि अप्लाइड रिसर्च हमें बोलता है कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होता है, जो प्रॉब्लम रोज में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स को कैसे हम सॉल्यूशन दे सकते हैं उसका। क्वांटिटेटिव हमें बोलता है ऑब्जेक्टिव असेसमेंट के ऊपर काम करना है, एंड क्वालिटेटिव रिसर्च बोलता है कि कैसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं और डिस्क्राइब कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आपका क्वालिटेटिव के अंदर आता है। तो वो अगर आपको याद होता तो यहाँ से आपको आंसर्स इजीली मिल जाने थे। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च पैराडाइम्स द फोकस ऑफ कंसर्न इज ऑन इंटरप्रेटिंग रियलिटी इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स पर्सपेक्टिव। ठीक है,
हमें क्या करना है, इसमें बोला है कि एक पार्टिसिपेंट जो शोध के प्रतिभागी हैं, उनके संदर्भ में हमें इंटरप्रेट करना है रियलिटी को। ठीक है? वास्तविकता को हमें यहाँ पर क्या करना है, उसकी व्याख्या करनी है। तो इसमें कौन-सा रिसर्च इस्तेमाल किया जाएगा? शोध का कौन-सा प्रतिमान इसमें इस्तेमाल किया जाएगा? एक्सपेरिमेंटल, एक्स पोस्ट फैक्टो, एथनोग्राफिक या फिर सर्वे? सो करेक्ट आंसर होगा एथनोग्राफिक। मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता दिया था। ठीक है? जो रियलिटी होती है, जहाँ पर भी पार्टिसिपेंट यानी कि जो भी रिसर्चर हैं या पार्टिसिपेंट्स हैं या उम्मीदवार हैं, उन लोगों के पर्सपेक्टिव पे, उन लोगों को ध्यान में रखते हुए बात की जाएगी, वो हमेशा निर्वंश विज्ञान अनुसंधान ही होगा। उसका एक एग्जाम्पल जो बताया था, याद होगा आप लोगों को कि एक ऑफिस में मान लो 30 लोग हैं, वो 30 लोग आपस में कैसे बातचीत कर रहे हैं, क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू है किसी भी चीज़ को लेकर के, ये सब चीज़ों का अगर हम डिस्कशन कर रहे होंगे, तो वो एथनोग्राफिक में आएगा, यानी कि पार्टिसिपेंट के पॉइंट्स को हम ध्यान में रखेंगे। A researcher conducted a study to have initial idea of scope and magnitude of the problem under study and to test the feasibility of more extensive research. ऐसे रिसर्च को हम क्या कहेंगे? ऐसे रिसर्च को क्या कहेंगे, देखो। ओके। एक ऐसी रिसर्च, एक रिसर्चर ने देखो एक स्टडी की जिसमें उनके पास ना एक थोड़ा सा आइडिया है, रिसर्च का जो प्रॉब्लम है उसका थोड़ा सा आइडिया है कि इसका क्या स्कोप हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किस लेवल पर ये प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे समय में उन्होंने जो रिसर्च किया उसको कहेंगे हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी में इनिशियल आइडिया, ये इसका एक ट्रिक था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक्सप्लोर करना यानी कि जिसमें एक रिसर्चर के पास या तो थोड़ा-सा नॉलेज है या बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है प्रॉब्लम के बारे में। तो पहले क्या करते हैं, वो प्रॉब्लम को समझते हैं। इसमें 2 चीज़ें थी, एक इनिशियल आइडिया और प्रॉब्लम अंडर स्टडी, कि वो प्रॉब्लम को भी पढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम को भी समझ रहे हैं। इन टर्म से ही आपको मिल जाता आंसर एक्सप्लोरेटरी स्टडी। A non-government organization conducted a study in Gram Panchayat to see the impacts of campaign approach on enrollment and retention of rural elementary school children. एक ऑर्गेनाइजेशन ने ग्राम पंचायत में एक स्टडी की थी, उन्होंने एक कैंपेन रखा था। ठीक है, कि कैसे एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे एनरोल होते हैं रूरल एरियाज के, और ये सब चीजों पर कुछ सर्वे हुआ था। तो उन्होंने अब देखा कि उसमें इन्होंने बताना है कि ये कौन-सा एग्ज़ाम्पल है, कौन से रिसर्च का एग्ज़ाम्पल है। डिस्क्रिप्टिव, फील्ड, एक्स पोस्ट फैक्टो, हिस्टोरिकल रिसर्च। बहुत आसान है, तुक्का भी लगाते तो आपको पता लग जाता कि ये फील्ड एक्सपेरिमेंट है। यानी कि अब देखो ग्राम पंचायत में या फिर कोई महिला मंडल ग्रुप्स होते हैं, इन सबको इकट्ठा करके कोई नई चीज़ अगर सरकार सिखाती है या फिर इन सब इस तरीके के एग्ज़ाम्पल्स अगर आपको क्वेश्चन में दिखते हैं, तो वो फील्ड एक्सपेरिमेंट ही होते हैं, फील्ड स्टडी ही होती है। ठीक है? तो यहाँ पर यहीं से आपको पता लग जाता कि ग्राम पंचायत आई है, यानी कि पब्लिक इससे जुड़ी हुई है, आम जनता इससे जुड़ी हुई है, और आम जनता जब भी जुड़ती है तो वो फील्ड एक्सपेरिमेंट होने के ही चांसेस होते हैं करेक्ट आंसर में। ठीक है? In which of the following research methods, manipulation and control of variables and randomization of sample are two of the basic requirements? ये क्या है? कौन से रिसर्च में ऐसा होता है कि जो भी वेरिएबल्स हैं उनका मैनिपुलेशन और कंट्रोल किया जाता है एंड सैंपल को रेंडमाइजेशन उनका किया जाता है, नमूनों का यादृच्छिकरण किया जाता है। तो ये होता है आपके पास एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कि जो भी आपके पास चीजें, जब भी देखो, इसका भी एक ट्रिक था क्वेश्चन का यही, कि जब भी वेरिएबल्स को कंट्रोल किया जाता है, अब इसको आप ऐसे याद रखो, साइंस लैब में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और साइंस में जो भी केमिकल्स हैं उन केमिकल्स पर आपको कंट्रोल रखना होता है कि अगर केमिकल की एक ड्रॉप भी ज़्यादा मिक्स हो जाए दूसरे से, तो वो गड़बड़ हो सकती है, ब्लास्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब भी वेरिएबल्स को कंट्रोल करने और मैनिपुलेट करने की बात आती है, ये टर्म्स आपको साथ में नज़र आती है, तो क्वेश्चन बिल्कुल मत समझिए, डायरेक्ट आंसर पर जाइए कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ही आपका सही आंसर होगा।
ठीक है? सो ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि ज़रूर अपकमिंग एग्ज़ाम में आएँगे ही। तो आप सभी स्टूडेंट्स को अगर अभी भी कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो एंड इसी तरीके के सेशंस अगर चाहते हो कि हम कंटिन्यू करें, तो भी आप हमें ज़रूर बताइए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।